हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? दिस इज डॉक्टर मनीष पाठक। आज के लेक्चर बेटा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये। और मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। यानी मोल कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उसके बारे में आज फॉर्मूला हम देखेंगे और उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे साथ साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं बेटा कि मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बताते भी हैं कि सर बहुत मोल कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे आसान तरीका ये बेटा कि उसके फॉर्मूला याद कर लो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। अगर आपने उसके फॉर्मूला याद रख लिया, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल्स बनाने में। ठीक है, तो दो पार्ट्स में क्या आता है, पहले वाले पार्ट से बेटा आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में जो मैं आपको बताने वाला लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, तो वो टोटली लेक्चर, इवन लेक्चर नंबर 3 में भी बताऊंगा। तो आपका टोटल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि देखो फॉर्मूला याद करो आप। क्योंकि अभी जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं बेटा वो आपका 11th के साथ साथ क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ना है इसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जब आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग ही हुआ क्या, मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो 11th के साथ साथ ये टॉपिक आपका 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये। दूसरी बात हम करते हैं, तो दूसरी बात अगर बोले बेटा तो सबसे अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं। देखो, तो उसके बाद आते हैं मोल्स फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए, एटम्स फाइंड करने के लिए। इसमें क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि एटम कैसे फाइंड करोगे, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करोगे, मोल्स कैसे फाइंड करो। तो आप आसानी से बना सकते हो उसके क्वेश्चंस को भी। ठीक है बेटा, चलो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है मोल्स फाइंड करने के लिए। स्टार्टिंग यहां से होता है बेटा, मोल्स कैसे फाइंड किया है। देखो, तो मोल्स को हम डिनोट करते हैं बेटा मोल्स, एन से डिनोट करते हैं। मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड कर सकते हो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला से। अब जैसे देखो मोल्स में अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ 5 ग्राम्स NaOH का मोल्स कितना होगा, तो NaOH का ग्राम में वैल्यू कितना है 5 और मास कितना होता है बेटा 40। तो 5/40 करोगे, NaOH का मास कितना होता है 40, तो 5/40 करोगे, जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो बेटा यहाँ पे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा आपका है मोलालिटी। पहले मोलारिटी की बात करते हैं। मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले जानो कि मोलारिटी होता क्या है। तो मोलारिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 लीटर सॉल्यूशन में उसके कितने मोल्स डिसॉल्व हैं सब्सटेंस के, उसको हम कैसे पता करते हैं बेटा, हम मोलरिटी से फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी हाउ मेनी number of moles of solute dissolved in 1 liter of a solution। फॉर्मूला आपके सामने है, मोलरिटी एंड वेयर, मोलरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। देखो यहां पे हम बात करते हैं मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलालिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kilogram। अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, देखो मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड वेयर मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उसके कितने मोल्स डिसॉल्व हैं सॉल्यूट के, मोलालिटी से पता करते हैं बेटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो मोलालिटी में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। देखो दोनों का फॉर्मूला याद रखो, मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम से, मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्लियर है कॉन्सेप्ट। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस की मोल जो है वो फ्रैक्शनली कितने डिसॉल्व है किसी भी सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, और वेयर x इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय x2 एंड वेयर x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, और एक आपका क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिनोटेड बाय x1 एंड वेयर x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर बेटा कॉन्सेप्ट। अब आपका है नॉर्मेलिटी। अब देखो बेटा यहाँ पे ये आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो इसका मतलब है बेटा कि किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में उस किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मास, किसी भी सॉल्यूट कितने ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मेलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी से हम फाइंड करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे इसके लिए आगे और भी फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, देखो यहाँ पे देखो ग्राम इक्विवेलेंट, देखो ये तो हमको पता है, ये जितना ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये बेटा यहाँ पे जितना भी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं बेटा, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देखो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम पूरा ये प्रोसेस कर रहे हैं बेटा। तो देखो क्या है यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम, क्या मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड, अब देखो सॉलिड अगर बेस है तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, उल्टा होता है यहाँ पे, बेसिडिटी नहीं होकर के एसिडिटी होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH का बेसिडिटी कितना हो जाएगा, तो बेसिडिटी का मतलब डायरेक्ट एसिडिटी कितना हो जाएगा, सॉरी NaOH का एसिडिटी कितना होगा। तो देखो एसिडिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एसिडिटी टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन अ क्या बेस। तो NaOH में OH कितना, एक है, तो क्या होगा मास ऑफ NaOH अपॉन 1।
एक ही OH है ना, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH अपॉन एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, बिकॉज 1 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन द NaOH। अगर मैं CaOH होल ट्वाइस की बात करूं बेटा, क्या इसको बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH ग्रुप है, तो इसका बेसिडी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एसिडिटी बल्कि 2 हो जाएगा, एसिडिटी कितना हो बेटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि 2 OH ग्रुप है तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ COH अपॉन एसिडिटी कितना हो जाएगा 2। अगर मैं AlOH होल 3 की एसिडिटी की बात करूं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlOH होल 3 अपॉन 3, क्योंकि 3 OH लगा हुआ है, तो जितना OH लगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड करें, वही उसका क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कि हमारे देखो सॉल्यूट 3 तरह के होते हैं, या तो एसिड हो सकता है, या तो बेस हो सकता है, या फिर सॉल्ट हो सकता है। तो अगर एसिड होगा तो हमको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिडी। अब बेसिडी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ H प्रेजेंट इन द एसिड, जिसकी अगर मैं HCl की अगर बात करूं इक्विवेलेंट मास की, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अपॉन 1। पूछो क्यों 1, एक ही H है ना, तो इसका बेसिडी कितना हो जाएगा 1। H2SO4 क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्यों 2 करेंगे भाई, क्योंकि इसमें टोटल H कितना है, 2 है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे H3PO4 की, तो H3 अगर मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड अपॉन बेसिडी कितनी हो जाएगी 3, क्यों भाई 3 H प्रेजेंट है, तो डिवाइड कर दो 3 से, तो जितना H रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, बेसिडी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आ गया होगा समझ में सबको। अगर मान लो कि HNO3 का अगर आपको फाइंड करना है, तो HNO3 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1। क्यों 1 करेंगे भाई, तो इसलिए करेंगे हम क्योंकि H क्या है 1, इसलिए डिवाइड क्या होगा 1 हो जाएगा। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन द केस मान लो कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो क्या है बेटा, हमारे पास सॉल्यूट सॉल्ट है, तो क्या करेंगे, सॉल्ट अगर हमारे पास सॉल्यूट है तो अगर हमारे पास सॉल्यूट अगर सॉल्ट है बेटा, तो हम क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव आयन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव आयंस। जैसे मान लो कि हमको CaCl2 का बेटा हमको निकालना इक्विवेलेंट वेट, CaCl2 सॉल्ट है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 अपॉन 2 हो जाएगा, बोलो है ना, क्यों 2 होगा भाई, क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज 2 प्लस होता है ना Ca2 प्लस, बोलो है। अगर आपको AlCl3 का क्या निकालना है, अगर आपको AlCl3 का बेटा निकालना है क्या, इक्विवेलेंट वेट, सॉल्ट है ये, तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट AlCl3 अपॉन 3 का है 3 भाई, तो Al पे चार्ज कितना होगा Al3 प्लस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि सर इक्विवेलेंट वेट के लिए 3 से क्यों डिवाइड किया 2 से, तो वो चार्ज है बेटा, जितना जिस पे चार्ज रहेगा उससे हम उसको डिवाइड करें। अगर मान लो कि हमारे पास NaCl है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl अपॉन क्या कर दो 1 कर दो, क्यों 1, क्योंकि Na पे चार्ज कितना होता है, सोडियम पे चार्ज होता है यहाँ पे 1 प्लस, बहुत ही आसान है। तो अगर आपने इन चीजों को याद रखा बेटा, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी स्टूडेंट्स को बेटा नॉर्मेलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब अगर क्वेश्चन में मान लो कि अगर क्वेश्चन में अगर
आपका सॉल्यूट में की जगह पे अगर सॉल्ट दिया है तो हम सॉल्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोहेरेंट वाला, अगर एसिड दिया हो तो एसिड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर बेस दिया हो तो बेस वाला फॉर्मूला हम बिना किसी हेजिटेशन बेटा अप्लाई कर लेंगे, देन हमारे पास मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी सभी स्टूडेंट लिख लिए होंगे, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मान लो बेटा कि हमको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। किसी का भी हमको मान लो कि पता करना है, क्या परसेंटेज पता करना है। सपोज मान लो कि हमको CH4 में पूछ दिया कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज पता करो, तो CH4 में अगर हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन का अगर हमको परसेंटेज पता करना है तो कैसे पता करेंगे हम, इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं आराम से, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब इसमें कभी कभी जेडब्ल्यू मेंस में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है कि फाइंड द वाटर ऑफ फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, आया वो क्वेश्चन है नीट का। और एडवांस में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देखो आसान है लेकिन वो पूछने का तरीका क्या अलग है। पोटासियम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म परसेंटेज क्या होगा बताओ, कैलकुलेशन लंबा है, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पता है न्यूमेरिकल, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम किसी का भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट का, यानी कितना परसेंट वो वहां पे प्रेजेंट है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, तो ये सारे जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखवाए ये आपके किसके लिखवाए बेटा, मैंने लिखवाया आपके कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड, किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला लिखवाया। अब इन हर एक फॉर्मूला बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, हर एटलीस्ट एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स कम से कम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको मोल्स कैसे फाइंड किया है। देखो यार, ये तो हमने देखा फॉर्मूला, अब मोल्स के लिए देखते हैं बेटा मोल्स कैसे फाइंड करते हैं।
देखो बेटा इनके हमको मोल्स फाइंड करने हैं, तो मोल्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला अप्लाई करो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या बोला है 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो गिवन मास कितना है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम्स अपॉन NaOH का मास। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है क्या सर मास दिया रहता है, तो मास बिल्कुल दिया रहता है बेटा, मास आपका गिवन रहेगा, या जब आप लॉग के न्यूमेरिकल बनाओगे तो लॉग टेबल भी दिया रहता है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, या तो लॉग का वैल्यू दे देगा, मास भी दिया रहेगा एग्जाम में, किसी उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो 5 अपॉन NaOH का मास कितना होगा, तो Na का मास होता है बेटा कितना 23 प्लस O का मास होता है 16 प्लस H का मास होता है 1, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 40, तो इसको जब डिवाइड करोगे कितना 0.125 ग्राम्स करके आएगा, ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा 1/8 1, और यहाँ आ जाएगा 8, 1/8 करोगे कितना 0.125 अप्रॉक्स आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब मास ऑफ CO फाइंड करना है, 2.5 ग्राम्स, 2.5 ग्राम CO का हमको मोल्स फाइंड करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम 2.5 अपॉन मास ऑफ CO करो, तो मास ऑफ CO कितना हो जाएगा, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 56, तो 2.5 डिवाइडेड बाय क्या करो 56 कर लो, जो आएगा यहाँ पे लिखो आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा हमारा 1.1 ग्राम गिवन मास है, और NaCl का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NaCl का, तो Na का मास होता है 23 एंड क्लोरीन का मास कितना होगा 35.5, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 58.5, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ 1.1 डिवाइडेड बाय 58.5 कर दो, मोल्स निकल जाएगा 1.1 ग्राम ऑफ क्या NaCl का। अब CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेटा क्या स्लैक लाइन, तो क्या करना है इसका मोल्स का 2.25 ग्राम्स अपॉन CaOH होल ट्वाइस, इसका मास कितना हो गया, तो कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 32, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 74, तो 2.2 डिवाइडेड बाय 74 कर दो, आ जाएगा इसका वैल्यू, कितना आसान है बताओ। तो इस तरह से बेटा हम मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लेक्चर हम 2 स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे मोलालिटी बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद हम आगे का देखेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।